हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। पिछले 2 वीडियोज मैंने आपको लाइव प्रोसेस के भेजे हैं। पहला वीडियो न्यूट्रिशन का था, जिसमें डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और सेकंड वीडियो रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये था। आज मैं एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के शरीर में ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन का सीधा मतलब है परिवहन। चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं, तो इसको हम लोग ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेटरी ऑर्गन या सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी कहते हैं, परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। अब हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, जिसमें ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ये 3 चीज़ें आती हैं। ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो हम लोग सबसे पहले देखें ब्लड क्या है। मैं आप लोग सबसे पहले ब्लड के बारे में बताऊंगा कि ब्लड क्या है। देखिए, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, और जिसका फॉर्मेशन एम्ब्रियो के मेसोडर्म से होता है। जब एम्ब्रियो बनता है तो आप लोग आगे पढ़ोगे भी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म 3 परतें बनती हैं। तो मेसोडर्म से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। यह एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड सेमी फ्लूइड है, एक तरल पदार्थ है जो हमारी बॉडी में रहता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है, कुछ चीज़ों को लेके, कुछ को लेके आता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ब्लड का फंक्शन क्या है, या ब्लड का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन और फंक्शन दो चीज़ देखेंगे। देखो, सभी जानते हैं कि ब्लड का कलर रेड होता है। ब्लड का कलर रेड होता है। ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, एक फ्लूइड पार्ट जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग कार्पसल्स कहते हैं, जिसको हम लोग कार्पसल्स कहते हैं। कणिकाएं और प्लाज्मा, फ्लूइड को प्लाज्मा कहते हैं, और उसमें से कार्पसल्स होते हैं या सेल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो प्लाज्मा हमारे टोटल ब्लड का, जो ब्लड है उसका 55% पार्ट प्लाज्मा होता है, लिक्विड पार्ट होता है। और कार्पसल्स वाला पार्ट यहाँ लिख देता हूँ, 55% प्लाज्मा एंड कार्पसल्स वाला पार्ट 45% होता है। अब प्लाज्मा का अगर लिया जाए तो प्लाज्मा में लगभग 91-92% तो वाटर ही होता है। बाकी इसमें 7-8% बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। उन प्रोटीन्स के साथ इसमें बहुत सारी गैसें घुली होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बहुत सारे हार्मोन्स इसमें होते हैं, बहुत सारे चीज़ें और भी होती हैं जो प्लाज्मा में उनके साथ में रहती हैं। तो सबसे अधिक वाटर की ही मात्रा होती है ब्लड में, बाकी मैक्सिमम सब प्रोटीन्स हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसके उसमें फंक्शन पर आते हैं। ब्लड का फंक्शन क्या है? तो देखो, जैसे मैंने लिखा हुआ ऊपर, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन। तो सीधा सा है, ब्लड हमारे शरीर में चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ले जाता है, ले आता है। हम लोग भोजन करते हैं, उस फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो उसके सब्सटेंसेज हैं वो ब्लड के साथ पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, यहाँ तक कि सेल्स में पहुँच जाते हैं।
ब्लड ही लेके जाता है। और सेल्स के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के परिणाम स्वरूप, उनके रिजल्टेंट के रूप में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको वापस भी ले आता है। तो ब्लड का काम क्या हो गया? सबसे पहले सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी चीज़ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके सारी सेल्स तक पहुंचाना, तीसरी चीज़ CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, टिश्यू से, सेल से CO2 को लेके वापस फेफड़ों में पहुंचाना, उसका बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह जो भी बनती हैं, उनको वापस ले आना, चाहे किडनी में, चाहे लीवर में, चाहे कहीं भी। जो भी हम शरीर में हार्मोन्स बनते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स में, उन हार्मोन्स का उनके टारगेट पर जाके पहुंचाना। तो ये ब्लड के कई सारे फंक्शंस हैं। अब आप लोग ब्लड का कंपोजिशन देख लिए, फंक्शन देख लिए। अब कार्पसल्स का थोड़ा सा देख लीजिए। कार्पसल्स, कार्पसल्स को हिंदी में बोलते हैं कणिकाएं या रक्त कण। ये 3 तरह की होती हैं: रेड ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ये 3 तरह की कार्पसल्स होती हैं। रेड ब्लड कार्पसल्स, जिनको हम लोग शॉर्ट में RBC कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पसल्स WBC कहते हैं, और प्लेटलेट्स होती हैं जिनको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। अब देखिए, RBC हैं, इनको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स। WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, ये साइंटिफिक रूप में इनका कहा जाता है, ये जनरल है। RBC, WBC, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, WBC एंड थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। अब मैं एक का लेके चलता हूँ। मैं सबसे पहले RBC का लेके चलता हूँ। RBC के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, RBC जैसा नाम से यह रेड ब्लड कार्पसल्स, इनका कलर रेड कलर का होता है। ब्लड में इनकी मात्रा, क्वांटिटी लगभग 50 से 55 लाख पर क्यूबिक mm, 1 घन मिलीमीटर ब्लड में इनकी संख्या 50 to 55 होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इनकी जो सेल्स होती हैं नॉन न्यूक्लिएटेड, इनकी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। इनकी लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन लगभग 120 डेज का होता है। 120 दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय होती रहती हैं अपने आप, और नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं ह्यूमन बीइंग में। लेकिन जितने भी मैमल्स हैं, मैं मैमल्स की भी बात कर रहा हूं, सभी मैमल्स में RBC नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है, एक्सेप्ट कैमल। कैमल और एक एनिमल और होता है लामा, कैमल एंड लामा। ये दो ऐसे मैमल हैं जिनमें RBC न्यूक्लिएटेड होती है। इसको हम लोग एक्सेप्शन कह सकते हैं कि इन दोनों मैमल में RBC न्यूक्लिएटेड होती है, बाकी सभी मैमल्स में RBC नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। अब RBC में एक सब्सटेंस पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या है?
हीम आयरन, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। आयरन और प्रोटीन दोनों मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी का मेन कंपोनेंट है। और ऑक्सीजन को यही अपने साथ ग्रहण करता है, अटैच करता है। जब फेफड़े में, लंग्स में ऑक्सीजन हवा जाती है तो ऑक्सीजन को यही अपने साथ अटैच कर लेता है, पूरी बॉडी में लेके जाता है। तो उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ये तो हीमोग्लोबिन का काम हो गया। आप लोग देखते होंगे अक्सर कि लोगों का ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन की जब शरीर में कमी होती है उसको एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया, एनीमिया मतलब रक्त की कमी। रक्त की कमी मतलब इसमें हीमोग्लोबिन की ही कमी। अब ये तो हो गया आपका हीमोग्लोबिन का, आरबीसी का। अब थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी का देख लीजिए। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्सेल्स, वाइट ब्लड कार्पल्सेल्स ये कलरलेस होती हैं। दीज आर कलरलेस। इनका कोई आकार नहीं होता है। आमतौर से ये सर्कुलर होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, सर्कुलर और स्फेरिकल। और कुछ तो अमीबॉइड भी होती हैं, अपना आकार हमेशा बदलती रहती हैं, अमीबॉइड होती हैं। एक चीज़ रह गई आरबीसी में, आरबीसी की जो सेल्स हैं वो बाई कॉन्केव होती हैं। थोड़ा बता दूं, दोनों तरफ से पिचकी हुई, ऐसे समझ लो आप, ये आरबीसी। लेकिन डब्ल्यूबीसी स्फेरिकल या अमीबॉइड, हमेशा अपना आकार बदलती रहती हैं, ऐसी डब्ल्यूबीसी होती हैं। अब मैं इनकी संख्या बता दूं, इनके नंबर बता दूं। पर क्यूबिक एमएम में अप्रॉक्सीमेटली 6000 पर क्यूबिक एमएम, 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 5 से 8000 मिलेगी। लेकिन मैं एक बीच का 6000 लेके चलता हूँ, ये होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी में आए हुए बाहर से जर्म्स, बैक्टीरिया, इन सबको मारती रहती हैं, एक तरह से हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। एंटीबॉडीज बनाती हैं, और एंटीबॉडीज इनको जो है फाइगोसाइटोसिस कर लेते हैं, इनको खा जाते हैं। इस तरह से ये हमारे शरीर का रोगों से प्रोटेक्शन करती हैं, डब्ल्यूबीसी। और तीसरे पर आ जाइए, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स इनकी संख्या भी हमारे ब्लड में 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 4.5 लाख तक हो सकती है। अब इनका काम क्या है? शरीर में कहीं भी कट लग जाए, ब्लड निकलने लग जाता है, ब्लड बढ़ने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद ये प्लेटलेट्स जहाँ से कट लगा हुआ है वहाँ इकट्ठा होके एक नेटवर्क बना लेती हैं। ऐसा नेटवर्क जो एक जाल की तरह होता है, और दूसरी कार्पसेल्स इसमें फंस जाती हैं नेटवर्क में, और धीरे धीरे ये वहाँ पर एक थक्का बन जाता है। हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना। ये काम है इसका, ताकि ज़्यादा ब्लड न डिफ्यूजन, ज़्यादा ब्लड निकल ना जाए शरीर से, उसको रोकने के लिए ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो इनका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। ये करके ज़्यादा एक्सेस ब्लड को बहने से रोकती हैं। तो ये 3 तरह के कार्पसेल्स हो गए, 3 तरह के उनके काम हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग इससे और आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को आर्गन के बारे में बताऊंगा। ब्लड के बारे में हो गया। आर्गन, मेन आर्गन हार्ट होता है, HEART। हार्ट जो है ये मेन आर्गन है। अब मैं एक फिगर बनाऊंगा हार्ट का, आप लोग देखिए कि फिगर स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, कैसे बनाया जाता है,
क्योंकि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, 12th के लिए भी है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों या आईसीएसई बोर्ड के हों, उनको हार्ट का स्ट्रक्चर मेन खुद अपने हाथ से कई बार बना के प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए ये फिगर, अब मैं आप लोगों को इस फिगर, हार्ट के फिगर में एक ही चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों का हार्ट, हम लोग की थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट कैविटी में बिल्कुल बीच में रिब केज के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड को झुका हुआ होता है। देखिए ये थोड़ा सा ऐसे, वेंट्रिकल थोड़ा सा ऐसे होता है, और ये बिल्कुल होता है बीच में ही, लेफ्ट राइट नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसका किनारा हल्का सा झुका होता है। अब देखिए हार्ट को, ह्यूमन हार्ट को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर का बना हुआ होता है। ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं इनको आरिकल कहते हैं, आरिकल। हार्ट में राइट साइड, लेफ्ट साइड, अगर हम ऐसे खड़े हो तो राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो हार्ट का इधर का भाग राइट, इधर का भाग लेफ्ट, ये राइट साइड है। राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, 2 पार्ट हो गए, 2 चैम्बर। उसके नीचे आइए, राइट वेंट्रिकल, जो मैंने थोड़ा ग्रीन से बनाया है, राइट वेंट्रिकल, इस साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए राइट ऑरिकल में बॉडी के नीचे से ब्लड को लाने के लिए पोस्टीरियर वेना केवा ये होती है, जो ब्लड को ऐसे लाती है। यहाँ ऊपरी भाग से हम लोग के हाथ हो गए, सिर का हिस्सा हो गया है, ये सब ऊपर से ब्लड लाने के लिए एंटीरियर वेना केवा ये हो गई, ये ब्लड को ला के इसमें छोड़ देती हैं। उसी समय ये जो पोर्शन है पल्मोनरी वेन, ये लंग्स से, फेफड़े से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला के यहाँ छोड़ देती है। किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है शुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन हो, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड। अब जब दोनों में ब्लड आ गया तो दोनों आर्किल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक साथ इसमें सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनका ब्लड यहाँ देखिए, ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 वाल्व होते हैं लगे हुए, यहाँ से ब्लड इस वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और बाइकस्पिड वाल्व से इनका ब्लड लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत स्पीड से होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका जो ब्लड है, ये वाल्व तो बंद हो जाते हैं, इसका ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए दोनों लंग्स में, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लड को लेकर लंग्स में चली जाती हैं, और जब वहाँ शुद्ध हो जाएगा फिर यहाँ जाएंगी। यहाँ से जो ब्लड है ये वाल्व बंद, और ये ब्लड यहाँ से होते हुए, एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में, शरीर में चला जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये तो हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए 2 चीज़ें पूछता आपके एग्जाम में, SA नोड, AV नोड। SA नोड को पेस मेकर भी कहते हैं, एस से बोलते हैं इसको, साइनस वेनोसस भी कहते हैं। साइनो आरिक्यूलर नोड, ये आरिकल है, ये साइनस है, साइनो आरिक्यूलर नोड, ये आरिकल, ये वेंट्रिकल, आरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर नोड, ये होते हैं। हार्ट के संकुचन का, कंस्ट्रिक्शन की स्टार्टिंग यहीं से होती है। कभी कभी लोगों में ये खराब भी हो जाता है, इसको पेस मेकर कहते हैं, तो दूसरा आर्टिफिशियल लगा दिया जाता है, क्योंकि हार्ट की जो पल्सेज है, पल्स रेट है, वो बिगड़ जाती है, कम ज़्यादा हो जाता है।
तो उसके लिए यहाँ पर दूसरा भी पेसमेकर लगाया जा सकता है ऑपरेशन करके, जैसा होता है। तो ये देखिए हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट का फंक्शन भी साथ में हो गया। अब कभी कभी पूछता है एग्जाम में डबल सर्कुलेशन क्या है। देखो, एक बार ब्लड इसमें आया हार्ट में और यहाँ से लंग्स में चला गया। एक बार तो हार्ट में आया, लंग्स में चला गया, फिर लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहाँ हार्ट में आ रहा है और यहाँ से फिर पूरी बॉडी में जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब डिफरेंट, ये तो आप लोगों को पता है कि इसमें जो पल्स रेट है 32 पर मिनट होता है, 60 सेकेंड में लगभग एडल्ट में 32 पल्सेज होती हैं पर मिनट की, तो आप लोगों को पता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग अलग अलग एनिमल्स में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये इससे संबंधित, सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित, थोड़ा सा वो भी आप लोग शार्ट में देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग फिशेज का लेते हैं, क्योंकि फिशेज वाटर में पाई जाती हैं। फिशेज वाटर में पाई जाती हैं। मैंने रेस्पिरेशन में बताया था कि इनके साइड में यहाँ गिल्स होती हैं, गलफड़े होते हैं, गिल्स होती हैं। तो फिशेज में जो ब्लड होता है वो वेसल्स से होते हुए उनके गिल्स में आता है, गिल्स में आता है। और गिल्स में मछलियाँ बाहर से पानी अंदर लेती हैं, फिर यहाँ से निकलता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को इनका ब्लड या जो इसमें हीमोग्लोबिन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कह सकते हैं कि गिल्स ही एक ऐसी जगह है जहाँ इनका लेन देन होता है, गिल्स पाई जाती हैं। और मछलियों में जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड, एक मतलब एक आर्टिकल और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड, 2 आर्टिकल, एक वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में इसमें भी लगभग 3 चैम्बर्ड होता है, इसमें भी 3 चैम्बर्ड, 2 आर्टिकल, एक वेंट्रिकल। लेकिन वेंट्रिकल थोड़ा सा बीच में से सेप्टेट होता है, उसमें एक सेप्टम बना होता है। हालांकि ब्लड बहुत अलग अलग तो नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। तो ये 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, और ये तीनों के तीनों ही कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मछलियाँ तो हमेशा पानी में रहती हैं, उससे टेम्परेचर वाटर का कम ही बदलता है, लेकिन एम्फीबियस रेप्टाइल्स हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर आउटर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से मिलता जुलता, बाहर का टेम्परेचर कम तो इनका बॉडी का टेम्परेचर कम, बाहर का ज़्यादा तो इनका टेम्परेचर ज़्यादा। अब देखिए बर्ड्स में एंड मैमल्स में इनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड, और इनका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है। मैं जो फिगर बनाया था ग्रीन वाला और रेड वाला पोर्शन, तो ग्रीन वाला में डीऑक्सीजनेटेड, रेड वाले में ऑक्सीजनेटेड, ये मिक्स नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को या बर्ड्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, इसके बाद ब्लड प्रेशर पर आ जाते हैं। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड हमारे बॉडी में जब हार्ट कांटेक्ट करता है, हार्ट की मसल्स, कार्डियक मसल्स कांटेक्ट करती हैं, तो बहुत तेज़ी से ब्लड वेसल्स में जाता है। जिस स्पीड से जाता है उसी स्पीड को नापा जाता है। अब 2 तरह का ब्लड प्रेशर होता है, थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं। ब्लड प्रेशर जो है
दो तरह का, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वहाँ से ब्लड बड़ी तेज़ी से आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज में जाता है बड़ी तेज़ी से। उनको बिल्कुल फैला तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उनका आर्टरीज में, वेसल्स में। और जब ब्लड डायस्टोल या रिलैक्स करता है तो उसमें थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। एक को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब थोड़ा सा रिलैक्स करता है तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है, उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो हम लोगों में एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg ये सामान्य है, और डायस्टोलिक क्या है 80 mmHg ये डायस्टोलिक है। तो बीपी को ऐसे लिखा जाता है 120/80 mmHg, मतलब हृदय के कांटेक्ट करते समय 120 और हृदय रिलैक्स करते समय 180 है, अरे 80 है। ये जो है जो ब्लड प्रेशर है ये सामान्य है। अब हाई बीपी में क्या होता है, ये ज़्यादा हो जाएगा, मान लो 140 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये हाई बीपी कहलाते हैं, हाई बीपी कहलाते हैं। लो बीपी में क्या हो गया, ये ऊपर वाला 100 रह गया, नीचे वाला 70 आ गया, 60 आ गया, तो लो बीपी कहलाते हैं। ये हाई बीपी लो बीपी। और इसको नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग करते हैं उसको कहते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर इसको कहा जाता है, जिससे बीपी नापी जाती है। अब मैं थोड़ा सा चीज़ और आप लोगों को बता दूं, जो रह गई है, जो नहीं बता पाया हूं वो बता दूं। ब्लड वेसल्स का रह गया है, जो थोड़ा पहले बताना चाहिए था। ब्लड वेसल्स, रक्त की नलिकाएं। हम लोग के शरीर में लगभग 3 तरह की रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। आर्टरीज जो कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यू या बॉडी ऑर्गन्स, जो ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाएं। और वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट। वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को बॉडी टिश्यू बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट करके हार्ट में ले आती हैं। अब देखिए हार्ट से इसमें आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमेशा, ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध ब्लड। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अशुद्ध ब्लड हो, इसमें ऑक्सीजन कम होती है। लेकिन हम लोग के हार्ट से लंग्स में ब्लड जाता है तो वो आर्टरी का, उसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। लेकिन उसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है, वो है तो आर्टरी, हार्ट से लेके लंग्स में जा रही है इसलिए आर्टरी है, लेकिन उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और फेफड़ों से लंग्स से ब्लड को लेके हार्ट में आती हैं, वो शुद्ध ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन वो वेन्स कहलाती हैं, उनको पल्मोनरी वेन कहते हैं। तीसरी कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज क्या हैं, इन्हीं की दोनों की ब्रांचेज हैं। आर्टरीज और वेन्स की ब्रांचेज जो बॉडी के आर्गन में टिश्यू में पहुंचने के बाद बिल्कुल फाइन ट्यूब्यूल्स में बढ़ जाती हैं, बिल्कुल फाइन ट्यूब्यूल्स जो बिल्कुल जाके टच करते हैं टिश्यू को या सेल्स को, वो कैपिलरीज हैं। बहुत ही बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह इनकी बॉडी का जो होती है बाहर की लेयर, वैसी तो सेल मेम्ब्रेन की तरह होती है। अब इतना हो गया, थोड़ा सा ही चीज़ और कर लेते हैं। कभी कभी पूछता है लिम्फ के बारे में। लिम्फ ब्लड ही है, लिम्फ क्या है, ब्लड ही है।
बस इसमें क्या है, लिम्फ में आरबीसी, बहुत सारी प्रोटीन, ऑक्सीजन ये नहीं होती हैं। लिम्फ में आरबीसी, ऑक्सीजन और बहुत सारी प्रोटीन्स नहीं होती हैं। लिम्फ में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। एक कलरलेस होता है, कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। जैसे बॉडी टिश्यू से जो ब्लड कुछ बाहर है उसको इकट्ठा करके ले आना, फिर बाद में ले आके वेंस में ही डाल देना, ये लिम्फ डक्ट से ही होता है, लिम्फ डक्ट से ही होता है। ये कह सकते हैं कि एक तरह से वेंस की सपोर्टिंग डक्ट्स हैं, वेंस की सपोर्टिंग डक्ट्स हैं। हम लोग के शरीर में बहुत सारी लिम्फ ग्लैंड भी पाई जाती हैं। देखो यहाँ पर लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ होती हैं, यहाँ होती हैं। कभी हम लोग को चोट लगती है तो फूल जाता है, सूज जाता है, वो लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी हैं। तो कह सकते हैं कि लिम्फ जो है एक तरह का ब्लड ही है, डिवाइड ऑफ आरबीसी, ऑक्सीजन एंड सम प्रोटीन। जबकि उनको लाने के लिए डक्ट हो, इसको लिम्फ डक्ट कहते हैं। अब इतना तो ये हो गया लगभग सर्कुलेटरी सिस्टम का। आप लोग के बुक में थोड़ा सा प्लांट का दिया है, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन। देखो एक थोड़ा सा हम लोग आगे जाके दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में बता दूं कि प्लांट में सॉइल से जो भी रॉ मटेरियल हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं, इसको रूट्स ऑब्जॉर्ब करती हैं, जाइलम वेसल्स से के थ्रू पत्तियों तक पहुंचाती हैं। जब पत्तियों में भोजन बन जाता है तो फ्लोएम वेसल्स के थ्रू पूरी प्लांट बॉडी में जाता है। तो दो तरह के हो गई वेसल्स, जाइलम और फ्लोएम। और पत्तियों से ट्रांसपिरेशन होता है तो वो स्टोमेटा से बाहर निकलता रहता है। आज के इस वीडियो में लगभग इतना ही है। एक बार और मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग वीडियो को पूरा खोल के पढ़ा करो, देखा करो। आप लोग नहीं पढ़ोगे तो पूरी बुक में फिर समझ में नहीं आएगा, बाद में और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखोगे आप लोगों के समझ में चैप्टर नहीं आएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखने के बाद इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।